नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस 5000 क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर। जो हमारा जो यूपीएससी का जो प्री एग्जामिनेशन होने वाला है 28 मई 2023 को, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आप वीडियो पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है। आज की हमारी वीडियो है, इसके अंदर हम भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि पीटी 365 विजन आईएएस की आती है उसको उससे हमने संबंधित क्वेश्चन बनाए। साथ ही साथ ये क्वेश्चन इकोनॉमी से संबंधित है। हमारा जो टारगेट है वो हमारा क्वेश्चन के अंदर जो कम से कम 70 क्वेश्चन हम सही कर पाएँ। ठीक है। और ये हमारा एक रिवीजन वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋण में ऋण से ब्याज की प्राप्ति, निजी क्षेत्र के उद्यम से प्राप्त लाभ, परिसंपत्ति मुद्रीकरण। तो पूछा गया निम्न में से कौन कौन से राज्य के गैर कर राजस्व की सूची में शामिल। ठीक है। तो हमें पता है जैसे कि राज्य होता है उसकी आय का जो मुख्य स्रोत होता है वो कर के माध्यम से होता है। मगर राज्य कुछ ऐसे भी कार्य करता है या अन्य कार्य होते हैं जिसकी वजह से सरकार को बिना कर से भी, यानी जो संपत्ति होती है या कहीं के राजस्व होता है या पैसा उसके पास आता है। तो ये जो हमारी सोची गई है कि उनमें से कौन कौन से जो ऐसी श्रेणी है जहाँ से हमें गैर राजस्व यानी जो गैर कर राजस्व होता है जो कर के बिना आती है। तो पहला जो हमने जो ऋण दिया होता है किसी को, उस पर जो हमें ब्याज प्राप्त होता है। जैसे भारत सरकार अगर किसी को ऋण देती है, चाहे वो चाहे यानी राज्यों को दे, चाहे वो भारी लोन दे, तो उस पर जो जैसे 100 रुपये का ब्याज दिया और 50 रुपये का अगर हमें ब्याज प्राप्त हो जाता है तो वो ब्याज हमारा क्या होता है, गैर राजस्व कर होता है। निजी क्षेत्र के उद्यमियों से होने वाला लाभांश, तो ये सरकार को बिल्कुल नहीं मिलता है क्योंकि ये निजी क्षेत्र होते हैं उस पर सरकार कर लगाकर अपना राजस्व प्राप्त करती है। जबकि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं उनमें जो लाभांश प्राप्त होता है वो राज्य की क्या होती है, गैर राजस्व गैर कर राजस्व आय होती है। अगले हमारी जो परिसंपत्तियां होती हैं अगर हम उसका मुद्रीकरण कर देते हैं, जैसे भारतीय रेलवे है उसका मुद्रीकरण कर देते हैं, ठीक है, तो उस प्रकार से हमें जो प्राप्त आय होती है वो भी हमारी किसके अंदर, जो गैर कर राजस्व की सूची के अंदर आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 1 और 3 इसका सही आंसर है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है विदेशी ऋण प्रबंधन इकाइयों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाहरी ऋण की क्या हुई है, कमी दर्ज की गई है। अगला कहता है भारत में आंतरिक ऋण की तुलना में जो बाहरी ऋण है वो उच्चतर है, यानी हमने जो आंतरिक क्षेत्र से ज़्यादा बाहर से लोन लिया हुआ है। पूछा है हमसे कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी इसके जो दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, गलत हो जाते हैं। तो अभी हुआ क्या है, अभी जैसे अभी भारत में जो बाह्य ऋण से संबंधित एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें यह कहा गया है भी जो किसने किया भी विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई द्वारा ये जारी की गई है, जिसे मार्च 2021 की तुलना में 31 मार्च 2022 तक भारत का जो विदेशी ऋण है वो लगभग 8.2% बढ़ करके कितना, 8.2% बढ़ करके कहीं ना कहीं कितना हो गया हुआ है, 620.7 बिलियन डॉलर हो चुका है। तो इसमें कमी नहीं आई है, जबकि इसमें क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ हमारी जो भारत की जो ऋण की जो हम देयता समझते हैं, वो जो हमारी जो आंतरिक क्षेत्र है यानी जो आंतरिक जो क्षेत्रों से हमने जो ऋण दिया है वो कम से कम हमारा 95% के आसपास है, और जो कि बाहरी क्षेत्र से हमने लगभग 5% के आसपास ऋण दिया है। यानी सरकार का जो ऋण है वो कहीं न कहीं आंतरिक क्षेत्र है, जैसे हमारी जो आरबीआई है, कभी वाणिज्यिक बैंकों से जो लिया गया ऋण होता है, सरकार प्रतिभूतियों के माध्यम से जो पैसा उधार लेती है, तो ये जो माध्यम है वो लगभग 95% है जो आंतरिक क्षेत्र से लिया गया है। जबकि जो बाहरी क्षेत्र यानी बाहरी देश जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इनके माध्यम से जो लोन लिया गया है वो कितना है, लगभग 5% के आसपास ही भारत का लोन है। ठीक। और जो एक प्रकार का जो बाह्य ऋण होता है उसमें होता क्या है भी, जिस मुद्रा में हम लेते हैं लोन उसी मुद्रा में हमें वापस चुकाना होता है, और इसी पक्ष में हमने मसाला बॉन्ड था वो भी हमने इसी के स्वरूप हमने जारी किया था। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है डी होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला कहता है भी सरकार द्वारा एक विंडफॉल टैक्स की वसूली की जाती है। ये किस लिए जी, मेरी हमारी जो
वसूली की जाती है। इसकी जो विंडफॉल जो टैक्स होता है, ये क्या होता है अभी, जो हमारे जो जनहित के उद्देश्य के लिए एक स्पेसिफिक टैक्स लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं विंडफॉल टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो सी होता है। तो जो हमारा जो विंडफॉल टैक्स होता है वो केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल जो टैक्स था उसकी क्या की थी, कटौती की थी। साथ ही साथ हमारे जो पेट्रोल निर्यात व लेवी को भी इसके अंदर समाप्त कर दिया था। तो यानी कुछ जो सीमा थी भी जिसके अंदर हमने कहा था इतना को आप तेल निर्यात कर सकते हैं, उसको भी हमने यानी क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो ये क्या, इसका कारण क्या था, एक तो हम हमारी जो तेल की जो आवश्यकताएं हैं या जो कीमतें हैं उनको एक स्थिर रख पाएँ, ज़्यादा के जो मार्केट के हिसाब से उनको ज़्यादा न बढ़ने दिया जाए। ठीक, साथ ही साथ जो हमारे जो कई कंपनियां जो एक तरफा व्यापार करती है उनको भी कहीं न कहीं हमें रोका जा सकते हैं। और ये कहीं न कहीं हमारा किसके लिए, केवल और केवल जनहित के उद्देश्य से इस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं, विंडफॉल टैक्सेस लगाए जा सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है हमारा सी, इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है, हाल ही में जारी आंकड़ों अनुसार केंद्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किससे होता है। ठीक है, तो ये जैसे कर दे रखे हैं, एक तो हमारा जो जीएसटी है, इसके बाद में निगम कर है, संघीय उत्पादन शुल्क है और सीमा शुल्क है। तो इसमें सबसे ज़्यादा राजस्व जो सरकार को प्राप्त होता है वो होता है हमारा जीएसटी से। ठीक है, तो जीएसटी से लगभग हमें 28% के आसपास कर की प्राप्ति होती है। जितना भी भारतीय सरकार का जो राजस्व होता है उसमें से 28% जीएसटी की होती है। जो निगम कर होता है इससे फिर 26% के आसपास की हमारे पास कमाई होती है। उसके बाद में जो हमारा जो संघीय सीमा शुल्क होता है उससे हमें 12% के आसपास लाभ होती है। और जो सीमा शुल्क होता है इससे केवल हमें जो 8% के आसपास लोन की यानी जो राजस्व की प्राप्ति होती है। तो हमें सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है, हमें वस्तु और सेवा से कर से प्राप्त होती है। और ये यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में 20,000 रुपये से अधिक की कोई भी अनुलाभ या परिलंबी किसी ए को देता है तो उस पर भी 10% का क्या होगा, 10 से यानी टीडीएस की कटौती होगी। तो इसका अर्थ ये है भी अगर कोई व्यक्ति अब 20,000 रुपये से ज़्यादा किसी को अनुदान देता है, अनुलाभ देता है या किसी प्रकार का जो दान वगैरह देता है तो उस पर भी हम जो 10% के हिसाब से हम क्या लगा सकते हैं, टीडीएस लगा सकते हैं। ठीक है, उससे कटौती की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर था वो होता हमारा ए, इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अक्सर समाचारों में रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक, कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये जो हमारी जो रिपोर्ट है ये हमारी की जाती है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा, यूएन, जिसको हम बोलते हैं एक प्रकार का, सॉरी, इसको बोलते हैं हम ओ ई सी डी, क्या बोलते हैं, ओ ई सी डी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी आर्थिक यानी प्रवासन आउटलुक, किसके द्वारा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा ये एक और भी जारी करती है जिसको हम बोलते हैं OECD बेटर लाइफ इंडेक्स, भी इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा सी, इसका राइट आंसर, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ठीक, चलो एक बार थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो हमारा जो आर्थिक सहयोग विकास संगठन है ये एक हमारा का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी जो स्थापना कब की गई थी, 1961 को की गई थी। ठीक है, ये पहले क्या था, एक आर्थिक सहयोग संगठन नाम था इसका सत्र, बाद में इसका नाम परिवर्तन कर करके आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कर दिया गया था। इसका काम क्या है, कहीं न कहीं हमारे जो यानी बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियाँ बनाने काम करना, नीतियों को संगठित करने का आदेश देना और उन नीतियों को आकार देना, सभी के लिए समृद्धि समानता को बनाए रखना इसका महत्वपूर्ण काम होता है। भारत क्या है, OECD का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो क्या है, भारत इसका सदस्य देश नहीं है जबकि इसका साझेदार है। ठीक है, तो क्या है, भारत इसका एक है साझेदारों में से एक है जबकि भारत इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है। और इसका जो मुख्यालय है वो पर क्या पर हमारा पेरिस फ्रांस के अंदर है। और ये कहीं न कहीं क्या करती है, परमाणु और अनुभव साझा करने और साझा आर्थिक और सामाजिक पर्यावरणीय चुनौतियों का पता लगाने का भी प्रयास करती है। तो हमारा जो राइट आंसर था इसका OECD, इसका राइट आंसर था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भी आभासी डिजिटल परिसंपत्ति
ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, मगर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो हम एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। क्या कहता है, आभासी डिजिटल परिसंपत्ति यानी जिसको बोलते हैं वर्चुअल डिजिटल, जो एक प्रकार के एसेट्स होते हैं, जिसको हम यानी AVDR के नाम से भी जानते हैं। क्या, VDR के नाम से भी, सॉरी VDR नहीं, VDA के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो पहला कहता है हमारा, जो आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के प्रति किसी भी हानि हेतु विनियमन की किसी प्रकार की मदद नहीं की जा सकती है या पात्र नहीं होता जो विनियमन होता है। इसका अर्थ है भी, जो कोई व्यक्ति अगर आभासी संपत्ति खरीदता है या किसी डिजिटल प्रकार की, जो इस प्रकार की, जो जैसे बिटकॉइन है या इस प्रकार की कोई भी संपत्ति खरीदता है, तो अगर किसी प्रकार में उसको हानि होती है, किसी प्रकार को उसको नुकसान होता है, तो वह किसी से मदद गुहार नहीं लगा सकता है। ठीक, यानी उसका कोई भी कानूनी रूप से वह यानी कोई किसी को ये नहीं कह सकता है भी मेरे को ये पैसा दिया जाए। ठीक, अगला कथन कहता है, जो आभासी डिजिटल परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीतियों पर अनुकूल प्रभाव डालती है। अनुकूल मतलब यानी उसी के पक्ष में ये रहती है। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन सही है, तो इसके हमारे जो दोनों के दोनों कथन गलत हैं, तो राइट आंसर होगा डी। ठीक, तो ये हमारी जो वर्चुअल जो करेंसी होती है, ये क्या होती है, जिस प्रकार से हम जानते हैं, जैसे बिटकॉइंस वगैरह हो गई, इस प्रकार के जो कंप्यूटरों के माध्यम या ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से जो हमारी जो ये संपत्तियां बनती हैं, उसको हम कहीं के आभासी मुद्रा के तौर पर कहते हैं। और ये वैसे न्यूज़ में क्या था भी, अभी हाल ही के अंदर जो हमारा जो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड है, उसने जो हमारी जो ये संपत्ति है, उसमें नए TDS के प्रावधान किए हैं। ठीक है, यानी इस पर किस प्रकार के TDS लगाए जा सकते हैं। इसमें कहा गया भी, एक वर्ष में 10,000 से अधिक की अगर आप वर्चुअल जो डिजिटल परिसंपत्ति अगर आप खरीदते हैं, तो आपको 1% TDS के हिसाब से आप पर यानी कर लगाया जाएगा। ठीक है, जो हमारा एक जो वर्चुअल जो कहीं न कहीं परिसंपत्ति है, इसके काफ़ी जोखिम है। जोखिम यानी अगर लेन देन में अगर कोई नुकसान इसको होने वाला, जो विनियामक है या जिसको खरीदने वाले को अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो वह किसी भी मदद का क्या नहीं होता है, पात्र नहीं होता है, या उसको कोई भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल सकती है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है भी, इसमें कुछ चुनौतियां होती हैं, जैसे वह वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता में जो प्रणाली होती है उसमें अस्थिर कर सकती है। ये जो वर्चुअल करेंसी देश की जो हमारी जो संप्रभुता होती है उसके भी खिलाफ होती है, क्योंकि इसके द्वारा जो फंडिंग है वो आतंकवादी फंडिंग की जा सकती है। साथ ही साथ इसके साथ जो हमारी जो RBI द्वारा जो मौद्रिक नीतियाँ बनाई जाती है, उस पर कहीं न कहीं कह सकते हैं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी उसके जो प्रभाव है उसको वह कम कर सकती है। ठीक है, साथ ही साथ इस पर कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव डालती है। इससे यह भारतीय अर्थव्यवस्था के एक हिस्से के तौर पे जो डॉलरीकरण का भी की आशंका बनी रहती है। ठीक है, तो कहीं न कहीं क्या होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से डॉलर निकलना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो संपत्तियां होती है वह क्या करती है, डॉलर के रूप में यानी इनमें इन्वेस्ट करने की यानी क्या होती है, एक प्रकार से इजाज़त होती है। ठीक, तो ये था हमारा एक प्रकार का जो वर्चुअल, अभी हमने जो एक विधेयक भी जारी किया है, सॉरी, जो यानी जिसको वित्त विधेयक 2022 में भी हमने वर्चुअल डिजिटल करेंसी और आय अधिनियम 1961 के तहत इसको परिभाषित किया है। ठीक है, तो क्योंकि इतनी बार हमने इस पर हो गया, तो इस पर क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। साथ ही साथ इन्हें जैसे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, अन्य तरीकों द्वारा भी उत्पन्न कोड के माध्यम से या टोकन के माध्यम से भी इसको परिभाषित किया गया है। यानी भारत या विदेशी यह कोई मुद्रा है नहीं। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं एक प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्थानांतरित होने वाली एक मुद्रा है। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका आईडी, इसके दोनों के दोनों कथन क्या थे, गलत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है भी, अक्सर समाचारों में रहने वाला $डॉलरीकरण निम्न में से क्या है। तो ये $डॉलरीकरण की स्थिति क्या है, अगर आपने ये विजन IAS की जो PT 365 पढ़ी है, तो आपने देखा होगा जो $डॉलरीकरण है उसको एक अच्छे से बॉक्स के अंदर दिखा रखा है, ताकि हम अच्छे से याद रख पाए। तो ये $डॉलरीकरण का अर्थ क्या है, जो $डॉलरीकरण होता है वो कहीं न कहीं डॉलर होता है, जो जैसा कि हम देखते हैं जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है या जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, वो डॉलर प्रधान अर्थव्यवस्था है। तो $डॉलरीकरण का अर्थ यही होगा भी, इस डॉलर प्रधान अर्थव्यवस्था से लोग धीरे धीरे क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं, और डॉलर की तुलना में अन्य परिसंपत्तियां या स्वर्ण के रूप में अपने पास रिजर्व रखना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार की जो व्यवस्था होती है इसको $डॉलरीकरण या डॉलराइजेशन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है सी, राइट आंसर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हमें बताना है भारतीय जो मानक परिषद है क्या कहती है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद क्रिप्टो करेंसी के प्रचार एवं विज्ञापन के लिए कि दिशा निर्देश जारी करने हेतु उत्तरदायी निकाय है। अगला कहता है, भारतीय विज्ञान मानक परिषद एक स्वैच्छिक व स्व विनियामक संगठन है। अगला कहता है, यह कानूनी रूप से वैध व गैर लाभकारी विज्ञापन साहित्य दिशा निर्देश जारी करती है। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन इसका सही है, तो इसका हमारे तीनों ही कथन सही है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी। ठीक है, तो हमारी जो ये भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है वो कहीं ना कहीं यानी जो क्रिप्टो और नॉन जो फिजिकल टोकन्स होते हैं उसके जो विज्ञापन आते रहते हैं, हमारे क्रिप्टो करेंसी के जो विज्ञापन आते हैं, उसके बाद में जो नॉन फिजिकल टोकन्स होते हैं ये कहीं कहीं क्रिप्टो करेंसी इसी टाइप के ही होते हैं, जिनको हम करेंसी के रूप में बदल नहीं सकते हैं या उसका विनिमय नहीं कर सकते हैं। जब उनके विज्ञापन आते हैं तो उससे संबंधित ये दिशा निर्देश जारी करती है। साथ ही साथ जो सभी प्रकार की जो वर्चुअल जो डिजिटल करेंसी होती है या जो एक प्रकार के जो एसेट्स होते हैं, उत्पादनों और सेवाएं और क्रिप्टो सेवाओं पर जो NETF से संबंधित जो डिप्लोमेंट को भी क्या करती है, अनिवार्य करती है। और यह एक स्वैच्छिक और स्वनियामक संगठन है, जिसको स्वैच्छिक के साथ ही साथ स्व विनियामक संगठन यानी आप कहीं न कहीं अपना जो संचालन है वह स्वयं अपने ही संसाधनों से करती है। इसकी स्थापना कब की गई थी, लगभग 1985 के अंदर की गई थी। ठीक है, तो कब की गए थे और इसका उद्देश्य क्या था, कहीं कहीं जो विज्ञापन आते हैं स्वयं विनियमन के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं का हित सुरक्षण करना था। यानी जो जिस प्रकार से हम देखते हैं भी जो हमारे जो लुभावने टाइप के जो विज्ञापन आते हैं जो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित, तो हमसे क्या होते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जबकि उसकी असलियत कुछ और ही होती है, हम क्या करते हैं उससे हमें नुकसान होने लगता है। तो इस प्रकार के जो नुकसान है उसको बचाने के लिए ये क्या करती है, उन पर उनको दिशा निर्देश भी जारी करती है। साथ ही साथ यह कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी विज्ञापन होती है, साहित्य और दिशा निर्देश जारी करती है, क्योंकि वो जो बाध्यकारी उन पर नहीं होते हैं। अगर वो ठीक है इस प्रकार के कृत्य पाए जाते हैं तो उस पर फिर यानी वैसे एक्शन लिया जा सकता है, मगर वो उनके द्वारा जो प्रदान किए जो दिशा निर्देश होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है भी हाल ही में राष्ट्रीय मुद्राकरण जो राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन का लक्ष्य कितना, 6 लाख करोड़ रुपए के मूल्य परिसंपत्ति को मुद्रीकरण करने का है। निम्न में से यह किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो अभी हमें देखा है भी हाल ही के अंदर क्या अभी जो परिसंपत्तियों का जो मुद्रीकरण किया गया है उसी के चरण में हमने जो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का भी मुद्रीकरण किया है, जिसके हमने लक्ष्य यानी कहीं के लक्ष्य कितना रखा है, 6 लाख करोड़ रुपए रखा है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये हमारी जो ये राष्ट्रीय मुद्रिक पाइपलाइन है ये किसके द्वारा, ये हमारी जो नीति आयोग के द्वारा ये कहीं कहीं विकसित की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शहरी सहकारी बैंक के संदर्भ में जिसको बोलते हैं अर्बन लोकल जो बैंक्स होते हैं, इसके बारे में हमें बताना है भी जो निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, किसके बारे में, जो शहरी सहकारी जो हमारे बैंक होते हैं उनके बारे में, सॉरी जो अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, सॉरी। तो पहले बोलता है भी शहरी सहकारी बैंक को उचित मानदंडों को पूरा करने के पश्चात स्वचालित मार्ग के तहत जिसमें इनको इकाइयां खोलने का क्या होती है, अनुमति प्रदान होती है। ठीक है, तो यानी सॉरी जो नई इकाइयाँ होती है वो इसको खोलने की पश्चात होती है कुछ उचित मानदंड प्राप्त यानी वो जो का मापदंड का मालिक कह सकते हैं, जो नियमों का पालन करने के पश्चात। ठीक है, कहा गया अभी हाल ही में अंदर NS विश्वनाथन पैनल की अनुशंसा के आधार पर इसका जो विनियमन ढांचा है उसमें संशोधित किया गया है। अगला कथन कहता है 100 करोड़ रुपए से अधिक और 1000 करोड़ रुपए की धनराशि वाले जो सहकारी जो सरकारी सहकारी जो हमारे बैंक होते हैं शहरी सहकारी बैंक को जो Tier 4 की श्रेणी में रखा गया है। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन इसका सही है, तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर है वो है पहला और दूसरा सही है, जबकि इसका जो तीसरा है वो क्या है, गलत है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए। तो ये वाला जो स्थिति है जो 100 करोड़ और 1000 करोड़ है, ये हमने जो Tier 2 है हमारी, ठीक है Tier
2 की श्रेणी के लिए हमने ये मापदंड रखा है, जबकि जो टियर 4 है उसके लिए हमने कितने, जिसकी संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उसको हमने टियर 4 की श्रेणी के अंदर रखा है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए, ठीक है। तो हमारे जो शहरी ग्रामीण जो बैंक होते हैं, हमारे जो शहरी सहकारी जो बैंक होते हैं, उसके लिए क्या होता है, अभी हाल ही के अंदर जो आरबीआई ने इन बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसका नाम था एनएस जो विश्वनाथम समिति थी। और इसी के आधार पर जो इसका जो विनियामक ढांचा था उसमें भी क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, ठीक है। जो हमारे जो सहकारी बैंक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे शहरी होते हैं और दूसरे ग्रामीण होते हैं। जो शहरी होते हैं उनमें भी क्या होता है, एक अनुसूचित होता है और एक गैर अनुसूचित होता है, यानी एक रजिस्टर्ड होता है, एक बिना रजिस्टर्ड के होता है। जो रजिस्टर्ड होता है वो कई राज्यों और एक राज्यों में भी काम करने वाले होते हैं, जबकि जो गैर रजिस्टर्ड होते हैं वो कई राज्य और यानी वो भी क्या कर सकते हैं, भी कई राज्यों में और कहीं कहीं एक राज्य में भी काम कर सकते हैं। तो जो सहकारी जो शहरी सहकारी बैंक होते हैं वो कई राज्यों में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमने जो ग्रामीण जो बैंक होते हैं, ग्रामीण सहकारी बैंक होते हैं, उनको हम अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप में यानी डिफाइन करते हैं। जो अल्पकालिक होते हैं ये राज्य सरकार के बैंक होते हैं, जिसमें जिला सहकारी केंद्रित बैंक भी शामिल होते हैं। प्राथमिक जो कृषि क्षेत्र की जो ऋण होते हैं, जो समितियां होती है, वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं। दीर्घकाल के अंदर जो राज्य सहकारी जो बैंक होते हैं या कृषि और ग्रामीण जो बैंक होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। साथ ही साथ जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित और कृषि ग्रामीण विकास से संबंधित जो बैंक होते हैं वो भी इसके अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जो टियर 4 होती है जिसका हमने जिक्र किया था वो क्या थी, कहीं के जो अर्बन कॉरपोरेशन बैंक थी, अपनी जो कहीं के जो राउस थे RAW के अंदर क्या किया था इन्होंने, जो 12% के बराबर का यानी बढ़ोतरी की थी। तो आर्थिक रूप से अगर मजबूत और सुव्यवस्थित का दर्जा निर्धारित करने के लिए हमें इनमें संशोधन किया गया था। तो जैसे अगर कोई है अर्बन सहकारी जो ग्रामीण बैंक है, हमारे जो शहरी सहकारी जो बैंक है, अगर वो किसी प्रकार का आर्थिक रूप से मजबूत होती है और उसमें अपना संशोधन करना चाहती है तो उसको कुछ मानदंड का पालन करना पड़ता है। जैसे वह 3% अधिक का निवल NPA नहीं होना चाहिए, अगर उसका जो NPA है वो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उसने CRR और SLR के मापदंडों का अनुपालन में कोई भी चूक न की गई हो। जो आंतरिक प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली मजबूत होनी चाहिए और बोर्ड में कम से कम पेशेवर निर्देशक होने चाहिए। और जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस होता है हमारा, उसमें भी पूरी तरह से उसको क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। तो कोर बैंकिंग क्या होती है, जब बैंकों को एक दूसरे के साथ इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसको हम कोर बैंकिंग प्रणाली के तौर पर जानते हैं, ठीक। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथन में से जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं कौन होते हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं, ठीक है। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वो कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। पहला हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, दूसरा है हमारा मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI और जो पेंशन वितरण प्रणाली। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन इसमें दे सकते हैं, तो ये जो सारी की सारी सुविधाएं हैं वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो उपलब्ध करवा सकते हैं। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए, ठीक है। तो ये सारी की सारी सुविधाएं हमारे जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, प्रदान करवा सकते हैं। और जो ये जो बैंक थे हमारे जो नरसिम जो बैंकिंग ग्रुप थी उनकी सिफारिशों पर उसको 2 अक्टूबर 1975 को इनका गठन किया गया था। और लगभग 1975 के अंदर एक अध्यादेश के माध्यम से 1975 के अंदर एक अध्यादेश जारी किया था, जिसके माध्यम से इन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत इनको और ज़्यादा मजबूत किया गया था। और इसी टाइम इनकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। स्थापना क्यों की थी, ताकि किसानों को खेती और जो मजदूर होते हैं जो ग्रामीण होते हैं उनको जो अर्ध शहरी होते हैं जो बैंकिंग जो प्रणाली होती है उससे ज़्यादातर जुड़े नहीं होते हैं, तो उनको इसके साथ जोड़ना और उनको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करना। और साथ ही साथ जो साहूकार जैसे जो व्यक्ति होते हैं जो उच्च मात्रा में ऋण उपलब्ध करवाते हैं उनसे यानी जो किसानों को निजात करवाना। तो ये सारे के सारे क्या थे, इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। और ये क्या करता है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है कि प्राथमिक क्षेत्र में अधिक मात्रा में लोन देता है ताकि अन्य क्षेत्रों को छोड़ करके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित है। तो क्या कहता है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा
प्राथमिक क्षेत्र में निर्धारित जो 75% से अधिक ऋण प्रदान करवाने की अनुमति होती है। ठीक है, जो हमारे जो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वो जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं हमारे, तो प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से होते गए, जिसमें कृषि हो गई, हमारा जो एमएसएमई हो गया, जो निर्यात का ऋण हो गया, जो शिक्षा से संबंधित हो गया, आवास या भूमि से संबंधित अगर कोई ऋण हो गया, सामाजिक अवसंरचना से संबंधित हो गया, नवीनीकरण अगर आपको ऊर्जा लगानी है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनसे संबंधित अगर आपको कोई लोन चाहिए, कमजोर वर्गों को अगर किसी प्रकार का जो लोन उपलब्ध करवाया जाता है, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। और ये जो जो बैंक होते हैं वो 75% से अधिक भी इन क्षेत्रों के अंदर लोन दे सकते हैं। ठीक है, अगला कहता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला कहता है जो इनकी जो वार्षिक योजना और वित्त निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड दोनों करते हैं। तो इसकी जो वार्षिक वित्त की जो निगरानी होती है, यानी इसके पास जो पैसा होता है उसकी जो मॉनिटरिंग होती है वो आरबीआई द्वारा और साथ ही साथ जो नाबार्ड के द्वारा, दोनों के दोनों द्वारा की जाती है। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन सही है, तो इसका हमारा जो पहला कथन और तीसरा कथन सही है, जबकि ये जो दूसरा कथन है वो गलत होता है। तो 1 और 3 हमारा राइट आंसर होता है बी। और जो इसके जो क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक होते हैं इनकी जो निगरानी की जाती है वो नाबार्ड के द्वारा की जाती है। नाबार्ड के द्वारा, यानी राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक के नाम से जिसको जानते हैं, वो क्या करती है, इसकी निगरानी करती है। बाकी इसकी जो योजना और वित्त की निगरानी आरबीआई और नाबार्ड दोनों करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ये अपने यानी जो सारा जो लेखा जोखा होता है वह इन दोनों को बताती है। ठीक है, और जो हमारे जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ये 75% की बजाय कितना, लगभग 81% होता है या उससे अधिक भी ऋण प्रदान कर सकती है। जिसमें जो हमारा जो केवल कृषि क्षेत्र जो कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है उसमें लगभग ज़्यादातर इसका 60% हिस्सा केवल और केवल कृषि क्षेत्र के अंदर इसका ऋण देना होता है। इसका मेन क्या रहता है, जो कमजोर वर्ग है या विशेष लघु और सीमांत किसानों और साहूकारों से बचे हुए संस्थागत ऋण देना होता है। ठीक है, बचाने के लिए उनसे इनको एक प्रकार का जो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवा प्रदान करने के वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देते हैं और ये ग्रामीण आबादी का बैंकिंग सेवा में विश्वास बढ़ाने हेतु भूमिका भी निभाते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर था वो था हमारा बी, इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भी जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, एनबीएफसीज बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है जो गैर बैंकिंग जो जो कंपनियां होती है वह राज्य कानूनों के अधीन कार्यरत रहती हैं। किसके, राज्य कानूनों के। अगला कहता है ये मांग जमा स्वीकार करने के साथ साथ स्वयं प्रधारित जो चेक होते हैं या क्रेडिट कार्ड भी जारी कर सकती हैं। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन सत्य है, तो इसके हमारे जो दोनों के दोनों कथन है वो कहीं गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। तो अभी जैसे हाल ही के अंदर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था भी जो जो एनबीएफसी होते हैं वो राज्य कानून के अधीन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, जो राज्य का कानून होंगे उसके तहत ये एनबीएफसी नहीं चलती है। जबकि ये आरबीआई अधिनियम 1934 है उसके तहत कहीं कहीं मान्यता प्राप्त होती है और उन्हीं के निर्देशों और उन्हीं के कानून के तहत ये क्या करती है, संचालित करती है। ठीक है, जो एनबीएफसी होती हैं वो क्या करती है, यानी जो साथ साथ ये क्या करती है, वित्तीय सेवाएं प्रदान करवाती है, शेयर या बॉन्ड खरीद सकती है, परंतु उनके पास जो बैंकिंग लाइसेंस होता है वो इनके पास प्रदान नहीं होता है। ठीक, तो ये किसके तहत होती है, यानी हमारे इसके तहत होती है। साथ ही साथ ये क्या करती है, जो लाइसेंस इनके पास नहीं होता है। और साथ ही साथ ये क्या करती है, जो हमारी जो मांग जमा होती है जिसको हम डिमांड डिपॉजिट के नाम से बोलते हैं, वो स्वीकार नहीं कर सकती है। ना ही यह भुगतान निपटारे प्रणाली का भी हिस्सा होती है। ये स्वयं के जो चेक होते हैं, जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो भी जारी नहीं कर सकते हैं। एनबीएफसी में जो जो राशि होती है जमाकर्ताओं को बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो जिस प्रकार से क्या होती है भी, अगर किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है तो उस पर किसी प्रकार का हमें जो बीमा एनबीएफसी के माध्यम से नहीं मिलता है। ठीक है, और जो हमारी जो एनबीएफसी जो होती हैं, भारतीय प्रतिभूतियाँ जो हमारी जो सेबी होती है, साथ ही साथ भारतीय विनियामक जो प्राधिकरण होती है, और या सॉरी विकास प्राधिकरण जिसको IRDAI के नाम से मानते हैं, साथ ही साथ जो नेशनल हाउसिंग जो बैंक होते हैं उनके द्वारा ये क्या कहते हैं, विनियमित किए जाती है। ठीक, और जो कहीं ना कहीं इनको जो कंट्रोल करता है वो हमारे जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है वही कहीं ना कहीं करता है इसको, यानी कंट्रोल करता है। ठीक है,
तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है डी, यानी इसके जो दोनों के दोनों कथन क्या थे, गलत थे। ठीक, चलिए, चलो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद है जिसमें हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन का, जो आपके यूपीएससी में 100% का आना, और इसमें वही क्वेश्चन है जिसके आने की पूरी पूरी संभावना है आपके पेपर के अंदर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक, और शेयर भी आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।